वेलकम स्टूडेंट्स। ईएमटी के क्लास में बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। कौन कौन है, जरा एक बार आ जाइए। आइए आइए, कौन कौन है? ओके, 10 लोग। कौन कौन? दयानंद, चलिए। गुड इवनिंग। शिवम, गुड इवनिंग, नमस्ते। धीरज जी, गुड गुड इवनिंग। अच्छा धीरज, चलिए। आप लोग का पेपर सब ठीक ठाक जा रहा है ना? चलिए। नीतीश जी भी हैं, अमन जी भी हैं, ठीक है। तो मेरे कारण तो आप लोग को बड़ा दिक्कत हुआ होगा, है ना? ईएमटी का क्लास ज्यादा नहीं हो पाया। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और सब पेपर कैसा जा रहा है? और सब पेपर कैसा जा रहा है आप लोग का? अरे भैया क्या बताएं, कहीं नहीं गए थे, कुछ कारण था, बताएंगे। कहीं नहीं गए थे। अच्छा सुनिए ना, कितना पेपर बच गया? आप बहुत प्रॉब्लम था अच्छा ठीक है, अगले बार से नहीं होगा। हम ठीक थे, कुछ ऐसा था जो आपको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब कितना है? अब कितना पेपर बच गया है? 2 पेपर, चलिए। अच्छा तो आप लोग को एक बार फिर कोशिश करते हैं हम आपको। देखिए, ये लगभग हम कोशिश करते हैं आज आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। सवेरे आप लोग अवेलेबल हैं? सवेरे आप लोग अवेलेबल हैं? हाँ, 2 गो पेपर समझ गए भैया, 2 पेपर समझ गए। पूछ रहे हैं हाँ, ये अभी बता दे रहे हैं। देखिए, सवेर जो भी है, कल कह रहे हैं ना कि हम अभी ऑब्जेक्टिव आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं सारा। कोशिश करते हैं सब, हाँ सब्जेक्टिव भी बताएंगे, सुन तो लीजिए पहले। हम देखिए चाह रहे हैं क्या कि आपको ये अभी ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं और फिर 1 सेशन या 2 सेशन में, ठीक है, थैंक यू, 1 सेशन में आपका, समझ गए ना। अभी ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं जितना हो सकते तो हो सकता है। फिर कल आपको 1 सेशन या 2 सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो मेरे समझ से बहुत ज्यादा है, और आप करीब पता करिएगा 5th सेम में पीसीए में बहुत ज्यादा मेरा क्वेश्चन में मैच किया है। मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं लड़ा है पीसीए में, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एक्ट में, उसका सारा क्लास हम लिए हैं। टोटल सिलेबस खत्म हुआ है। तो बता दे रहे हैं आपको कि जो हम सोच रहे हैं कि 15-20 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव करवा देते हैं। उसके बाद जो मेरे से इंपॉर्टेंट हमको लगेगा वो हम क्वेश्चन ही दे देंगे आपको, और उसका तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप कल बताइएगा। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव तो करवा ही दे रहे हैं, हाँ टाइम का बता रहे हैं। क्या है कि हमारा कोशिश है कि कम से कम, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, फिर इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर, ठीक है ना। तो ये दोनों से, और हाँ सुन रहे हैं, गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों से मेनली ट्रांसफार्मर, मोटर, कुछ क्वेश्चन डीसी जनरेटर, एक आध क्वेश्चन 3 फेज ट्रांसफार्मर, एक आध 2 क्वेश्चन हाँ। तो ये देखिए, ये यही तो है ना, इसी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। देखते हैं, वही तो कह रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम सब 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 अच्छा जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ये क्या आ रहा है? ये गौरव, गौरव,
अरे स्क्रीन पर आपको पूरा नहीं ना दिख रहा है? हाँ, अरे ऑब्जेक्टिव कराएं, स्क्रीन पर देखिए, कुछ आ क्लियर है आपको स्क्रीन? अरे हम बता रहे हैं जी, क्लियर है। इसमें हम ही को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आगे आगे है लॉक डिस्क स्पेस। अरे हम ही को नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। अरे भैया, अरे रोशन जी, आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर ये लॉक डिस्क स्पेस आ गया है, वो नहीं हट रहा है। देखिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हट रहा है, हम ही को नहीं दिख रहा है स्क्रीन। हम ही को नहीं, आपको दिख रहा है ना, ये जो जहां पर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ, उस जगह ये लॉक डिस्क स्पेस आ गया है। यू आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस ऑफ दिस पीसी, ये आ रहा है, तो हम ही को नहीं दिख रहा है। अरे ये कुछ स्क्रीन के आगे है लॉक डिस्क स्पेस करके, वो दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन। बस बस एक मिनट वेट करिए आप लोग, है ना। ये जो आगे में है ना, हम क्वेश्चन देखना पढ़ के आपको बताना चाह रहे हैं, तो उसमें आ गया है, ये देखिए लॉक डिस्क स्पेस लिखा हुआ है, उसमें क्लोज और मैनेज स्टोरेज दोनों कर रहे हैं, तब ये देखो ना, आ ही नहीं रहा। देखो ना, आगे में आ गया लो डिस्क स्पेस लिख रहा है, और ये क्लोज भी कर रहे हैं तो नहीं हट रहा। तो ये इससे दबाने से नहीं होता है। चलो ठीक है, हाँ आइए, अब आ जाइए कि द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। देखिए इसमें अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज। क्या चेंज होता है ट्रांसफॉर्मर में? लेवल ऑफ वोल्टेज, पावर लेवल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेवल। फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होता है, क्लियर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेवल भी चेंज नहीं होता है। पावर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका एक है प्रिंसिपल है, V1 इंटू I1 इक्वल टू V2 इंटू I2, ठीक है। ये भी इक्वल रहता है, इसलिए आपका क्या होता है, लेवल ऑफ वोल्टेज चेंज होता है, क्या है ना। हाँ आप लोग भी बताइएगा, लेवल ऑफ वोल्टेज मतलब क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, हाई टू लो, लो टू हाई, ठीक है। अब आइए, इन ए ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफॉर्म विदाउट चेंज इन। किसमें चेंज नहीं होता है? वोल्टेज में नहीं होता है, करंट में नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है, पावर में नहीं होता है। किस चीज में? विदाउट चेंज इन। आंसर बताइए। टू का देखिए, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है ना। जो मनीष जी, ए नहीं होगा, सी होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आप जब डिफिनेशन लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर का, स्टैटिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है, तो क्या है, विदाउट चेंज। देखिए विदाउट चेंज इन, इसमें नहीं होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। अब आइए, द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। आप जान रहे हैं 50% कम है नहीं, 60% कम है नहीं, 80% ज्यादा है, बट ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। क्या क्या वीडियो अपडेट, ये सब वो लोग बताएंगे, आप ये इनसे पूछ लीजिएगा, रूपम जी वगैरह से, ठीक है। नहीं रोहित जी, आप जान लीजिए जब पढ़ रहे हैं, रोहित सही 95%। हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल वाले के पास सबसे जो हाँ ये 90, ठीक है ना।
सबसे ज्यादा इफिशियंट जो मशीन होता है वो ट्रांसफार्मर होता है, और वो जनरली 90 प्लस होता है उसका इफिशियंसी। क्लियर? अब आइए, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल, देखिए मटेरियल पर है, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर क्या? कोर के लिए। बताइए क्या है सबसे अच्छा चीज है? आपको बता चुके हैं, सिलिकॉन स्टील। वुड से नहीं बनेगा, एल्युमिनियम से नहीं बनेगा, कॉपर से नहीं बनेगा, सिलिकॉन स्टील, है ना? क्लियर? अच्छा, अब आगे आगे आइए। चलिए बताइए, 9 आ गया, 4 तक बताए थे ना? अच्छा ये देख लेते हैं कहां पर है, वो होगा 5 6 7 हो, 5 6 7 देख लेते हैं, कहीं छूट आगे पीछे हो गया। चलिए देखते हैं नंबरिंग। ट्रांसफार्मर है ना, जैसे हम 4 तक देख लिए, 5 से 8 तक क्वेश्चन होगा कहीं, वो देखते हैं दूसरे में होगा। तो ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड, क्या है? लैमिनेट क्यों रहता है? बताइए आंसर। इससे का क्यों रहता है? हमारा कोर है, देखिए कोर है, तो कोर क्या है? कोर में 2 लॉस होता है, ठीक है? कोर में, हाँ हाँ बता देंगे, वो आप मिल जाएगा। हाँ 5 से लेके 8 तक आपका, 5 से 8 तक दूसरे में हम बता देते हैं, ठीक है? देख खोज के वो भी बता देंगे। तो देखिए कोर में 2 तरह का लॉस होता है, ध्यान दीजिएगा, हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस किस चीज से करते हैं? कम करते हैं। क्या बताए थे कि लॉसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लॉस घटा वो खत्म नहीं कर सकते हैं, लॉस खत्म नहीं होता है, कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। तो कोर में 2 तरह का लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग कम करते हैं कैसे? सिलिकॉन स्टील स्टम्पिंग्स, है ना? सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल है उसका बीएच कर्व बहुत छोटा होता है ना? बीएच कर्व का एरिया कम होता है, इसलिए उसमें हिस्टेरेसिस, है ना? हाँ हाँ सब बोल दिए हम, इन लोग को डाल देंगे लोग। अच्छा तो इसका क्या हो गया? एडी करंट लॉस। क्लियर? कॉपर लॉस के लिए नहीं, कोर लॉस के लिए नहीं, कोर लॉस होगा लेकिन कोर लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ठीक है? तो यहां जब दिया हुआ है ईडी करंट लॉस, तो ईडी करंट लॉस मान लीजिए कि आपका ईडी करंट लॉस नहीं है और खाली कोर लॉस है, तो आंसर होगा कोर लॉस। समझ गए? क्योंकि एडी करंट लॉस कहां होता है? कोर में, ठीक है? अब आइए, फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, हाँ सीआरजीओ भी होता है। देखिए आप जो बोल रहे हैं मटेरियल जो है, तो वो यूज होता है, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है ना, है आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो इसमें हमारा डिपेंड कर रहा है ऑप्शन पर, ठीक है? 10 का क्या है? ट्रांसफॉर्मर, फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, क्योंकि पहले तो ये एसी पर काम करता है और वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। क्या है? डिक्रीज डीसी वोल्टेज नहीं, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई नहीं, नन नहीं। आंसर हो गया आपका 10 का ए। राणा जी ठीक बोल रहे हैं, शिवम जी ठीक बोल रहे हैं, ए। अब आइए यहां पर गौर करिए, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम एट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब आपका कितना होगा पहले आप लोग बताइए? पावर फैक्टर है, इफिशियंसी कब मैक्सिमम होगा? इफिशियंसी जो है ट्रांसफॉर्मर का मैक्सिमम कब होता है? कौन फैक्टर पर? पावर फैक्टर क्या होना चाहिए बताइए? पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए 1, ठीक है? पावर फैक्टर यूनिटी जब होगा तो ये क्या होगा? इफिशियंसी मैक्सिमम। याद रख लीजिए, पावर एक इफिशियंसी पर और क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन बराबर पूछता है, तो इफिशियंसी हमारा सबसे ज्यादा होता है कितना पर? पावर फैक्टर जब यूनिटी रहेगा, cos फाई इक्वल टू 1। क्लियर? अब आइए,
क्या पाएंगे 5, 5 छूट गया था, है ना, 5, 6, 7 छूट गया था। आइए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड, किस पर बेस है? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बोथ, नन, किस चीज पर है? वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर का क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि हम सेल्फ इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो यू हैव टू से कंप्लीटली क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में होता है आपका लीकेज होता है ना, लीकेज फ्लक्स होता है, तो वो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो काम का नहीं है और निगेटिव इफेक्ट डालता है। हमारा काम है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ये नहीं, सेल्फ इंडक्शन नहीं, बोथ नहीं, नन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अब है ये तो आप सब बता दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन, हाँ, लीकेज फ्लक्स के कारण होगा सेल्फ इंडक्शन, सही बोल रहे हैं। अब इस पर आइए, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन, ये तो इजी है, बताइए किस पर? बताइए, एसी पर, क्योंकि डीसी जैसे ही करेंगे प्राइमरी इसका क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आता है, समझ गए? सुनिए, ठीक है, सबका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, इसमें सही, सब सही है, सबका आंसर सही है। अब सुनिए, इसमें एक और आता है क्वेश्चन कि अभी आगे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर में अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बता दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम इसमें डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा? प्राइमरी उसका जल जाएगा, ठीक है, तो ये हम नहीं दे सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज ए। चलिए, क्लियर है? एडी करंट लॉस ऑकर इन द ट्रांसफॉर्मर, कहां पर होता है? एडी करंट लॉस कहां होगा? हाँ, डीसी सप्लाई होगा, मनीष जी ठीक बोल रहे हैं। इसमें वही चीज बता रहे हैं कि अगर हमारा डीसी सप्लाई होगा तो प्राइमरी बाइंडिंग ही जल जाएगा। अब इसका बताइए, एडी करंट लॉस ऑकर इन ट्रांसफॉर्मर, कहां? एडी करंट लॉस क्या है? ये होगा। देखिए क्या है कि आपको क्या बताया, जो एडी करंट लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है, वो मैग्नेटिक लॉस है। मैग्नेटिक लॉस कहां होगा? देखिए कंसेप्ट रखिए, मैग्नेटिक लॉस कहां होगा? जो आयरन एक का बना हुआ है, आयरन का क्या बना होता है? कोर। तो एडी करंट लॉस कोर में होगा। प्राइमरी बाइंडिंग तो कॉपर का है, नहीं होगा। सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, सुनिए, ये 7 का ही एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, अलग हटके, कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में कौन लॉसेस होगा? बताइए, बाइंडिंग में कौन लॉस होगा? कौन बताएंगे? ये क्वेश्चन नहीं है, हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ये हो गया, एडी करंट लॉस कोर में होता है। आपका सबका आंसर सही है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाइंडिंग में, प्राइमरी या सेकेंडरी बाइंडिंग में कौन? यस, दैट्स कॉपर। क्यों कॉपर? कॉपर लॉस क्यों? बाइंडिंग कॉपर का होता है, इसलिए आपको बता चुके हैं कि जो कॉपर मटेरियल का जो चीज है बाइंडिंग, उसमें कॉपर लॉस होगा। और मैग्नेटिक लॉस किस किस चीज का है? मैग्नेट मटेरियल का बना हुआ। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? कोर। कोर में जब भी होगा तो मैग्नेटिक लॉस होगा। कौन कौन? कोर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, जो बोलिए, कोर लॉस है ना, ठीक। हाँ, तो वो तो है, अलग बात है कि डिपेंड क्या करेगा। हम ये पूछ रहे हैं कौन सा लॉस होगा। आपका वो कहना ठीक है, लेकिन लोड पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आ जाइए थिकनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर लैमिनेशन। कोर लैमिनेट करते हैं कैसे? बनाए बताए थे आपको कि जो हम पार्ट लेते हैं इस तरह का, है ना, इस शेप का, ऐसे जो लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का कोर का जो शेप यही होता है ना, इस तरह का। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको लैमिनेट करते हैं। अभी पढ़े आप, तो ये लगभग थिकनेस कितना होगा बताइए? ये देखिए लगभग कितना होता है, तो समझिए। स्केल देखे हैं, 1 mm देखे हैं, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, इतना लगभग, उसका भी आधा।
0.5 0.3 mm याद रखिए। हाँ, ये सही एकदम आंसर है, राणा जी ठीक बोल रहे हैं। 0.325 ये एग्जैक्ट है। जनरली हम लोग इतना रखते हैं, लेकिन 0.325 रखते हैं। 0.5 तक चलेगा, 0.6 से ज्यादा गैप बढ़ा दीजिएगा तो मैग्नेटिक लिंकेज कम होगा। क्लियर? ये हो गया आपका। अब चलिए आइए आप, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 5 हो गया, 9 10 बता दिए थे। अब आ जाइए 12 पर। आइए देखिए, ट्रांसफॉर्मर में हैव जीरो रेगुलेशन। बताइए पहले आंसर, पहले आंसर बताइए। यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर। लीडिंग पावर कौन बोल रहे हैं? यस, लगभग सबको पता है। देखिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है? E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100, है ना? तो ए वाला जो है V2 जो है लीडिंग जब हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग हो जाएगा तो ये नेचर क्या हो जाएगा, है ना? ये क्या हो सकता है? ए वाला जो घट रहा है, ठीक है, लैगिंग में, तो ये लीडिंग नेचर में क्या हो जाएगा कि ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। नहीं, अभी तो बताए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज हमको बताइए। इतना तो समझ गए, सही, आप सही बोल रहे हैं, मनीष जी से सही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आइए, ये हमारा जीरो रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो गया? जीरो। कितना पर? लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अब बताइए एक चीज, लैगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कि निगेटिव? एक क्वेश्चन है आगे जाके। वोल्टेज रेगुलेशन जब पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो ऑलवेज प्लस होगा, समझ लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर अगर लैगिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज प्लस होगा, पॉजिटिव। और जब वोल्टेज ए पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, समझ गए? हाँ, नहीं नहीं, क्या बता रहे हैं हम, सुनिए पहले, गौर से सुनिए, ये ध्यान देने लायक है। आगे ये होगा। जब हम वोल्टेज रेगुलेशन का बात करते हैं तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। और जैसे ही लीडिंग होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, समझ गए? निगेटिव भी होता है। तो आगे देखेंगे, चलिए अब आइए, इसका आंसर हो गया जीरो पावर फैक्टर नहीं, लैगिंग नहीं, यूनिटी पावर फैक्टर नहीं, लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। अब आइए, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, क्या भैया होगा? वो देखिए, वो था मैक्सिमम इफिशियंसी किस चीज में था, है ना? देखे ना हम लोग कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा? जब पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर जब यूनिटी होगा। अब यहां पर है, फिर क्या है? मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा? जब कोर लॉस हिस्टेरेसिस लॉस के बराबर होगा, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा, एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस के बराबर होगा, या और? बताइए, बोलिए। हाँ, आपका मनीष जी का आंसर सही है, दयानंद जी का सही है, ठीक है। जब हमारा दोनों लॉस क्या, लॉसेस तो बहुत है लेकिन मेन लॉस क्या है? कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो दोनों लॉस जब इक्वलाइज कर जाता है, बराबर होता है, तो इफिशियंसी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। आंसर इज कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ये नहीं, कोर लॉस हिस्टेरेसिस लॉस नहीं, एडिकरेंस हिस्टेरेसिस लॉस नहीं, और नहीं, कॉपर लॉस आयरन लॉस। क्लियर? तो हमको लग रहा है कि देखिए, सुनिए पहले, आप लोग का थोड़ा सा देख रहे हैं, फिफ्थ सेम में भी करवाए थे, नया पेपर था, मशीन तो आप लोग, तो फिर भी आपके लिए उतना, आप लोग के लिए नया है बट बहुत नया नहीं है। तो आप लोग का जो रिस्पॉन्स है हमको लग रहा है बहुत अच्छा है,
तो अगर हम बता रहे हैं तब तो अच्छा ही है और अच्छा तैयारी हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपका जो आंसर दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, आई थिंक मेरा गुड विशेष तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, शुभकामनाएं साथ अच्छा मेरा है आपके साथ कि अच्छा करिए मशीन में। लेकिन जिस तरह का आपका तैयारी है तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा जाएगा। आप लोग पहले ही से अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, फिर भी देखिए, है ना, आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए अब आ जाए हम, ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स, क्या ट्रांसफॉर्म करता है? फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, बताइए पहले। चलिए मनीष जी का आंसर, ये किसके लिए आंसर है, क्या है क्वेश्चन, देखिए इसके लिए आंसर बताइए। ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स किस चीज को? फ्रीक्वेंसी को, करंट को, वोल्टेज को, वोल्टेज एंड करंट बोथ। दयानंद जी का आंसर आ गया, रोशन जी का आ गया, राणा जी का आ गया, ठीक है, मनीष जी का, सचिन, सचिन देखिए ये जो है ट्रांसफॉर्मर करंट को करता है ट्रांसफॉर्म, हाँ बोथ को, वोल्टेज और करंट बोथ को। देखिए सुनिए, जब करंट नहीं रहेगा तो आंसर इज ओनली वोल्टेज लेवल, ठीक है, हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं। जब आंसर में ऑप्शन में करंट नहीं रहेगा तो आंसर इज ओनली वोल्टेज, और अगर वोल्टेज करंट दोनों है तो आंसर क्या होगा? वोल्टेज एंड करंट बोथ। वोल्टेज अकेले नहीं, वोल्टेज होता है, करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है, लेकिन ये वोल्टेज एंड करंट बोथ है, इसलिए सी भी, बी भी आंसर सही है, सी भी आंसर सही है, लेकिन दोनों अकेले अकेले सही नहीं है, लेकिन ये अकेले सही है, वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है ना? अब आइए, चलिए, विच इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बताइए पहले आंसर बताइए, इसमें से बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का कौन सा? प्राइमरी वाइंडिंग, कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, फ्लक्स, ठीक है। देखिए एलिमेंट कह रहा है मतलब उसका चीज, तो प्राइमरी वाइंडिंग तो ट्रांसफार्मर में होना ही चाहिए, कोर भी होना ही चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ होगा? कोर पर होगा, तो कोर भी, तो प्राइमरी वाइंडिंग सही है, सेकेंडरी वाइंडिंग सही है, कोर भी है, तो ये पूछ रहा है नॉट, तो ये तीनों तो एलिमेंट है नहीं, कौन है? फ्लक्स। तो फ्लक्स इज द करेक्ट आंसर। ए होने के बावजूद इसमें आंसर क्या है? नहीं पूछ रहा है, नहीं, तो आंसर इज फ्लक्स। सही है आपका। देखिए आप कहे ना कि आप लोग का, देखिए पता नहीं कहां से आप लोग पढ़े हैं, हम तो आपको नहीं बता पाए ज्यादा, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स लगभग सब सही जा रहा है, जो रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग लगभग सही है। चलिए अच्छी और अच्छा करिए। अब चलिए ये बताइए आप, बिल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये सोचने का चीज है। बिल्डिंग तो होते हुए देखे होंगे, है ना, बिल्डिंग होते हुए देखे हैं, उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप होता है, कि कोई भी हो सकता है कि कोई नहीं होता? बताइए, इसका हम आंसर अब जल्दी नहीं बताने जा रहे हैं। चलिए एक का आंसर आया रोशन जी का, और बताइए इसका आंसर आप लोग का देख ले रिस्पॉन्स तब बताते हैं। रोशन जी सही है, और बताइए आपका आंसर अभी नहीं बता रहे हैं, सही है गलत है? मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी क्या बता रहे हैं? स्टेप अप। चलिए आपका भी आंसर अभी बता नहीं रहे हैं, सही कौन है? अमन जी बता रहे हैं स्टेप डाउन। अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप लोग बताते चल जाइए, तीन लोग, स्टेप अप, मनीष जी, चलिए शिवम, सिक्स सी बोथ, आदित्य कुमार चौधरी, राणा कुशवाहा, देखिए देखिए सब हो गया। अब आप स्टॉप करिए, अब हम बता रहे हैं। देखिए समझिए पहले, हमारा करना क्या है? बिल्डिंग, पहले पर्पस समझिए, समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर सबका देख लीजिए, इसमें सबका आंसर लगभग चेंज आ रहा है, कुछ का सही है कुछ का गड़बड़। पहले समझिए बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को
हीट करके पिघलाते हैं या कटिंग करते हैं, यही ना करते हैं। तो वहां क्या चाहिए, वहां चाहिए हमको क्या, वहां हमको चाहिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट चाहिए, क्या होगा, सबसे ज्यादा असर क्या कहेगा, H प्रोपोर्शनल आर आई स्क्वायर। तो हमारा करंट सबसे ज्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी में हमारा करंट ज्यादा कब होगा, जब वोल्टेज कम होगा। क्लियर हुआ। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम क्या कर रहे हैं, हीट करके पिघला रहे हैं, है ना, मेल्ट करते हैं, किसी चीज को काटते हैं या जोड़ते हैं। तो इस जगह पर जोड़ है, जो इस जगह क्या करेंगे, मेल्ट करके जोड़ते हैं, डिपोजिट करते हैं ना, डिपोजिट करते हैं मटेरियल। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। तो हमारा करंट जितना ज्यादा होगा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट हमारा कौन है, आउटपुट I2। तो I2 जब ज्यादा होगा तो V2 क्या होगा, V2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो V2 कब कम होगा, जब स्टेप डाउन होगा, है ना। प्राइमरी से सेकेंडरी जब कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, तो हमारा हीटिंग ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, एक्सप्लेनेशन क्लियर। ये चीज आपको समझाना था और यही आपको ध्यान देना है, इसलिए आपका आंसर फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी। क्लियर हो गया, रीजन समझ गए, है ना, रीजन समझ गए। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमको चूंकि हिट करके पिघलाना रहता है, मटेरियल डिपॉजिट करना रहता है या कटिंग करना रहता है। चलिए, इसलिए हम लोग स्टेप, अब आ जाइए, ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू, किस चीज के लिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं ये। कोर को ट्रांसफार्मर का लेमिनेट क्यों करते हैं, किस चीज के लिए, सब आप जान रहे हैं, सबका आंसर सही होगा, बताइए। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड कनेक्शन, कनेक्शन को, हाँ सब मिला जुला के करा रहे हैं, सब का है, टोटल है, टोटल आपका प्रीवियस नहीं, सारा का सारा मिला के कर रहे हैं। मिनिमाइज एडी करंट, है ना, रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हटाने के लिए नहीं, कॉस्ट कम करने के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए नहीं, एडी करंट लॉस के लिए। क्लियर है ना, ठीक, आगे आइए। ठीक है, आइए इस पर। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू, फिर वही क्वेश्चन है, डिक्रीज, प्रिवेंट है, प्रिवेंट मतलब रक्षा करना, नहीं, गौर करिए इसमें, इसमें आंसर दीजिए, इसमें हम नहीं बताने जा रहे हैं, पहले आप बताइए। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू, ए थिंकिंग का है क्वेश्चन, ठीक है, आप बताइए आंसर। डिक्रीज आयरन लॉस, prevent eddy current loss, decrease reluctance of the common magnetic circuit, eliminate magnetic hysteresis। बताइए, ठीक है, बता आपका आंसर। चलिए, आपका मनीष जी सी, शिवम जी सी, राणा जी का भी, देखिए राणा कुशवाहा जी, आपका पहली बार आंसर गलत हो रहा है, आपका लगभग सब सही आंसर जा रहा था, इस बार गलत है। दयानंद जी आंसर गलत है, ठीक है। देखिए, आयरन लॉस केवल के लिए नहीं होता है, प्रिवेंट है, यहां देखिए प्रिवेंट है, गौर करिएगा, प्रिवेंट मतलब बचाना, ये नहीं है। इलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस नहीं है, ये क्या करता है, रिलेक्टेंस पाथ को करता है, इसलिए कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक जो सर्किट है, ये वाला यहां फ्लक्स बनता है, करंट यहां बनता है, इसका रिलेक्टेंस कम करने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आंसर जी दिस वन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब आइए 19 में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स E1 and E2 in a two winding transformer are always equal in magnitude,
एंटी फेज, इन फेज विथ और डिटरमिन्ड बाय लोड ऑन ट्रांसफार्मर। चलिए इसका बताइए, फिर हम ये देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ये बोल दें यहाँ हम आपका टेक्निकल क्लासेस में जो भी हैं, रूपम जी हैं या गौरव जी हैं, उनको हम बोल देंगे। ठीक है, आंसर बताइए इसका। ये जो है E1 E2 क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंटी फेज होना चाहिए, इन फेज भी ईच अदर होना चाहिए, और ये क्या से डिटरमिन होता है? लोड से। बताइए, पहले बताइए तब बताते हैं आपको। मनीष जी सी, चलिए रोशन जी डी, और बोलिए। आपका मनीष जी बी बोल रहे हैं, कभी डी बोल रहे हैं, दोनों चीज बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, डी भी बोल, सी भी बोल रहे हैं। आयुष जी ए, सौरभ सी। देखिए किसका क्वेश्चन है, चलिए आप बताइए आप लोग, ये कौन टॉपिक का है? टॉपिक का नाम बताइए। आप लोग को उस समय तक हम बताए थे। देखिए इस टॉपिक था आपका क्या? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। देखिए इसलिए ये आप आंसर पर केवल मत जाइए, चीज समझिए। फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। नो लोड, ठीक है। आप कैसे बनाए थे, गौर करिए इसको। देखिए यहां दिख रहा है, यहां हमारा फेजर डायग्राम ऐसे फ्लक्स था, ठीक है। ऐसे आपका E1 था, ये आपका E1 था, ये आपका E2 था। अब देखिए वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट E1 E2। हम लोग किस चीज के बारे में कर रहे हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 एंड E2 इन ए टू वाइंडिंग। किस चीज का है? दोनों क्या है? एक ही फेज में है, इन फेज विथ ईच अदर। ओके, क्लियर है ना? ये क्वेश्चन किस चीज का है? फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं यहां तक। तो उसमें क्या है कि फेजर डायग्राम में हम दिखाए थे कि वोल्टेज V1 जो होता है सप्लाइड वोल्टेज, और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों होता है। सप्लाइड वोल्टेज के इंड्यूस्ड ईएमएफ और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का भी दोनों सेम फेज में होता है। क्लियर? अब आ जाइए, क्लियर हो गया ना? आंसर इज सी। एंटी फेज नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं, और डिटरमिन बाय लोड नहीं। अब आइए, ए ट्रांसफॉर्मर हैज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। देखिए इसका आंसर अब आइए आप। हाँ, नहीं ईएमएफ का नहीं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। हो सकता है कल ये हम फिर से समझाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये चीज आपको बता दे रहे हैं अभी ही। फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। आप जो पूछ कह रहे थे कि सर पढ़ना भी है लेंदी वाला और इंपॉर्टेंट भी है सर, याद भी करना पड़ेगा, तो ये आप समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। तो ये हम कल आपको ये भी बताएंगे डिटेल लॉन्ग टाइप में। क्लियर? इसको तैयार करिए, मेरे तरफ समझ से ये गेस क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए, अभी हम लोग बात किए कि वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव या जीरो कब होगा? जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा। पावर फैक्टर लैगिंग होगा, है ना? टाइमिंग वगैरह सेट कर लेते हैं, यहां से पूछ लीजिएगा, यहाँ पूछ लीजिए, है ना? आपको बताया ना कि हम चाह रहे हैं कि 15-20 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप का करा दें, ठीक है, और 10-20 क्वेश्चन आपको ये दे देंगे, गेस दे देंगे, तो आपको 40 क्वेश्चन हो जाएगा। करना कितना है? 5-5-10, है ना? अभी तो शुरू में तो बता रहे थे। तो कल कब जो पूछ रहे हैं ना, वो यहाँ से पूछ लीजिएगा, ये लोग हमको बता देंगे। जब आप फ्री हम रहेंगे और आप लोग फ्री रहेंगे तो आप एक बार यहाँ पूछ लीजिएगा, है ना, रूपम जी से सब। अरे भैया इस क्यों पीछे, कौन है ये? नीतीश जी हैं। नीतीश जी, आप हम एज ए होल पूरा सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। आप क्यों फ्री? हम जब डिटेल में पूरा सिलेबस आपको बता रहे हैं तब प्रीवियस ईयर पर क्यों पड़े हुए हैं? सारा का आप लोग फ्री हैं तो यहाँ बात कर लीजिएगा,
टाइम आप लोग बोल दीजिए, मॉर्निंग में बोल दीजिए या इवनिंग में बोल दीजिए या दोपहर में बोल दीजिए। आप लोग यहाँ से क्लियर हो लीजिएगा, टाइम हमको बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, नीतीश जी आपको बोल रहे हैं, ये हम पूरा का पूरा लगभग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसलिए प्रीवियस, और देखिए जो चीज कुछ बताने लायक समझाने लायक रहता है तो हम ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं बता रहे हैं, डिटेल में भी बता दे रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पूरा सिलेबस का ही क्वेश्चन हम बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो नहीं, यूनिटी नहीं, लीडिंग लैगिंग नहीं। क्लियर? अब आइए आप आगे। The main purpose of performing open circuit test on a transformer is to measure its ओपन सर्किट। हम लोग ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं? अरे भैया एक चीज सुनिए, जो आप जो नीतीश जी, आप जो पहले बात तो सुन लीजिए। और प्रीवियस ईयर से आ रहा है, मान तो रहे हैं, लेकिन आपका पूरा, जब हम आपको पूरा सिलेबस ही बता दे रहे हैं तो प्रीवियस उसमें नहीं आता है। प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन आया होगा? 20, और हम आपको लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप ये घबराइए ही मत, सारा सिलेबस से कहीं से भी पूछेगा, आप करने लायक हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस भी उसमें आ जाएगा, आप मिला के देखिएगा इसमें कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और नहीं तो आप भेज दीजिए, हम उसको भी कर देंगे। मेरे पास नहीं है प्रीवियस ईयर का, हम टोटल सिलेबस का कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का टेस्टिंग करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। तो क्या होता है, यहां पर है द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, या ओसी टेस्ट बोलते हैं। क्या इसमें है, क्या हम मीजर करना चाहते हैं, इसमें क्या मीजर करना चाहते हैं? कॉपर लॉस, कोर लॉस, टोटल लॉस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्या है बोलिए, बोलिए। बी बी बी, चलिए सब बी पर पड़े हुए हैं। एकदम सही, सबका सही आंसर है। हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं किस चीज के लिए, क्या के लिए? कोर लॉस या आयरन लॉस। क्लियर? कॉपर लॉस के लिए नहीं करते हैं, टोटल लॉस के लिए नहीं करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं, कोर लॉस के लिए। ठीक, हाँ, शॉर्ट सर्किट में आप यह, हाँ एकदम सही, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस के लिए देखिए वो मिल जाता है, तो ठीक है। तो अब आ जाए, ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड इन केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट। हमारा क्या है, सब चीज है, इंडक्शन मोटर वगैरह जो भी है वो क्या रहता है, किलोवाट में। ये रहता है ट्रांसफॉर्मर रहता है केवीए में, क्यों बताइए? लोड पावर फैक्टर इज ऑफन नॉट नोन, लोड फैक्टर पावर फैक्टर नहीं जानते हैं। एक क्या है, एक तरीका हो गया है, एक केवीए इज फिक्स वेरेज केडब्ल्यू डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर, टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्ट एंड एम्पियर। क्या आंसर सही है? आप बोल रहे हैं रोशन जी डी, और बोलिए और लोग। ट्रांसफॉर्मर केवीए में क्या रेटिंग है, देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आप समझ सुन लीजिए, ये जो है केवीए रेटिंग वाला है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवीए रेटिंग में क्यों रेटेड होता है। देखिए जो हमारा लॉस जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है और करंट पर डिपेंड करता है ना, जो भी है हिस्टेरेसिस और ईडी करंट। इसलिए ये हमारा क्या होता है, वोल्ट एंड एम्पियर पर, पावर फैक्टर नहीं, कस्टमरी नहीं है, और लोड से नहीं, क्या किस चीज पर, वोल्ट एम्पियर पर। V वोल्ट क्या हो गया, V एम्पियर क्या हो गया, I एम्पियर हो गया, वोल्ट हो गया V, एम्पियर हो गया I, तो ये हो गया वोल्ट एम्पियर, या इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो kV।
क्लियर? आंसर इज वोल्ट एम्पियर। ये देखिए यहाँ पर गलती ये हो गया, ऑल डे, ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिए। कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन करंट एंड आयरन लॉस वोल्टेज। हाँ कह सकते हैं, मेनली करंट पर ही डिपेंड करता है, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पर आइए, ये है, देखिए इस जगह करेक्शन कर लीजिएगा, ये एफ लिखा गया है, ऑल डे है, ये डे है। ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरी ऑन, किस पर, ये बताइए आप। ऑल डे एफिशिएंसी समझते हैं? नहीं, गलत। ऑल डे एफिशिएंसी है, दयानंद जी आंसर गलत है आपका। ये किसका बता रहे हैं? तो 23 का। आगे बताइए, ऑल डे एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करता है? कॉपर लॉस पर, अमाउंट ऑफ लोड पर, ड्यूरेशन ऑफ लोड पर, बोथ बी एंड सी। हाँ बोलिए। रोशन कुमार ये किस चीज का बता रहे हैं? 23 का। नहीं रोशन जी गलत। हाँ बताइए। ये नहीं, गलत। दयानंद जी का आंसर भी गलत है। दयानंद जी अब आप आके आके सही हो गए हैं। देखिए ये जो है ऑल डे एफिशिएंसी, तो पहला बात तो डे है, इसका मतलब ये लोड पर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये क्या पर, लोड पर डिपेंड, ये टाइम पर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हो गया टाइम, ऑल डे, डे मीन्स क्या है? दिन भर का इफिशियंसी, तो ये ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा और ये लोड पर डिपेंड करेगा, है ना। ऑल डे इफिशियंसी दो चीज पर डिपेंड करता है, कॉपर लॉस पर नहीं डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लोड पर डिपेंड करता है, ये सही है, और ड्यूरेशन ऑफ लोड पर है, ये दोनों सही है, इसलिए आंसर इज डी। ऑल डे एफिशिएंसी दोनों चीज पर डिपेंड करता है, लोड पर भी और टाइम पर। क्लियर? हाँ हाँ, केवल एफ लिखा गया और डी के जगह लगता है एफ दब गया। हाँ ठीक है, बोथ डी एंड सी। क्लियर? अब आइए आप। आपका हो गया, ये तो हो गया। आइए देखिए, हाँ आइए। द फ्रेम, ठीक है, द फ्रेम ऑफ डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ, किस चीज का बना होता है? लगभग सब बता दीजिएगा। फ्रेम समझ गए? फ्रेम मतलब कोर, ठीक है। क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज। क्लियर है? फ्रेम जब भी होगा तो किस चीज का मटेरियल होगा? फ्रेम मीन्स क्या? कोर। कोर जब भी बना होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल का, दैट इज कॉपर का बन नहीं सकता है क्योंकि ये कंडक्टर है, करंट पास कर जाएगा। एल्युमिनियम पर नहीं हो सकता है, ब्रॉन्ज पर नहीं हो सकता है, कास्ट आयरन पर। ठीक है। अब आइए, द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन ए डीसी मशीन। अब आ गए हम लोग किस चीज पर? जनरेटर पर आ गए। क्लियर? ट्रांसफार्मर का आपका लगभग कितना क्वेश्चन हो गया? लगभग 25। अब देखिए, हम नीतीश जी से मेनली बात कर रहे हैं, आप सब लोग से बात है लेकिन नीतीश जी को कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में लगभग 25 क्वेश्चन हो गया, 20-25 क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपको लगता है उतना में से गायब होगा केवल ट्रांसफार्मर? चाहे प्रीवियस का हो, जब भी से पूछे 24-25 क्वेश्चन कम होता है। अब आ गया आपका लगभग किसमें आ गया? जनरेटर में। द फंक्शन ऑफ पोल शू समझ रहे हैं? इज इन ए डीसी मशीन, किस पर होगा काम, इसका क्या है बताइए। कौन है? शिवम जी बोल रहे हैं डी, आयुष जी बोल रहा है ए, सौरभ बोल रहे हैं सी। सबका बदला बदला आंसर है, क्यों भाई? सबका आंसर बदला हुआ क्यों है? बोलिए बोलिए, सबका क्यों बदला हुआ आंसर है? देखिए आपको बताए थे, ये जो अगर जनरेटर है, यहाँ पर हम लोग पोल दिख रहा है ना, देखिए ये पोल है, ये पोल ऐसे दिखाए थे,
पोल दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग रख दिए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, हम पूरा नहीं बना रहे हैं, ऐसे ऐसे फील्ड वाइंडिंग था, और यहाँ पर हमारा पोल शू है ना, ऐसे ऐसे था, ये पोल शू था। तो पोल शू का देखिए क्या क्या फंक्शन है। पहला तो ये देखिए, सपोर्ट द फील्ड कॉइल्स, फील्ड कॉइल ऐसे को नीचे से नहीं लगा रहेगा तो फील्ड कॉइल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है, ठीक है, पहला चीज। ए रिलक्टेंस पाथ को भी क्या करता है, कम करता है ना, रिड्यूस। रिलक्टेंस पाथ मतलब रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस वो वाला इलेक्ट्रिकल वाला नहीं, मैग्नेटिक पाथ का रेजिस्टेंस कम होता है, उसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। तो रिलक्टेंस क्या करता है, रिलक्टेंस को भी घटाता है, फैला दिया। और फिर क्या करता है, स्प्रेड आउट द फ्लक्स, क्या है कि ऐसे हमारा फ्लक्स कहाँ जाता है, ऐसे ऐसे क्रॉस करता, बताए होंगे, फ्लक्स ऐसे ऐसे जाता, फ्लक्स ऐसे ऐसे जाता, और ये एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स इधर ला रहा है, फ्लक्स इधर ला रहा है, फैला रहा है, ये बता चुके हैं आपको। तो ये फ्लक्स को भी फैलाता है चारों तरफ, क्या बनाता है, यूनिफॉर्म बनाता है, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है, रिलक्टेंस को घटाता है, और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को जो एयर में है उसको क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है, फैलाता है। इसलिए आंसर इज ऑल। क्लियर हुआ। पोल शू का तीन तीन काम है। पहला, फील्ड कॉइल करके को ऐसे सपोर्ट करके रख रहा है, फील्ड कॉइल ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे सपोर्ट किए हुए है ना, नीचे से टाइट रहता है, ऐसे सपोर्ट किए हुए है, इधर में क्या है, ऐसे सपोर्ट किए हुए है। दूसरा चीज, ये जो है मैग्नेटिक सर्किट को यूनिफॉर्म बनाता है, फ्लक्स को यूनिफॉर्म बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक जो है, क्लियर, समझ गए। तो अब आगे बढ़े। अब आइए कि द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन यूज्ड फॉर आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये तो आपका एक हद तक हो गया उसमें, ट्रांसफार्मर में, लेमिनेशन में, इसमें तो आपको क्लियर ही होगा कौन सा आंसर है, ये क्या है, हाँ, मैं प्रोटेक्शन के लिए, जो है सपोर्ट के लिए, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये बहुत कम हो गया, 5 मिलीमीटर का कितना, 1000वां भाग नहीं होगा, बस अभी हम लोग देख चुके हैं। 100वां भाग भी नहीं, यही आंसर सही है। 5 mm मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, लगभग ½ सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर इज 0.5। क्लियर, आधा, लगभग आधा mm, ये तो देख ही चुके हम लोग उसमें भी। आगे बढ़े। अब आइए, आइए इसमें द फंक्शन ऑफ कार्बन, गौर कैसे करिएगा, देखिए इस बार ये एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, लेकिन पहले आपका आंसर चाहिए। फंक्शन किस चीज का, कार्बन ब्रश का, इन ए डीसी जनरेटर, बताइए क्या होता है, बताइए, कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है, बोलिए। कार्बन ब्रश का फंक्शन 27 का ए, चलिए और बोलिए, चलिए, आयुष जी, रोशन जी ए, आयुष जी ए, नीतीश कुमार डी, दयानंद जी डी। चलिए देखिए, दयानंद जी और नीतीश जी थोड़ा सा इस पर गौर करिए, बाकी लोग का सबका सही है, नीतीश जी और दयानंद, हाँ अब आए हैं अब सही जगह पर। ये क्या करता है, कार्बन ब्रश कहाँ होता है, कॉम्यूटेटर पर होता है, हाँ अब आंसर सही आ गया आप लोग का, और कार्बन ब्रश कॉम्यूटेटर पर होता है, वहां हमारा क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्सन होता है, ठीक है। और वही करंट, वही डीसी जो है डायरेक्ट करंट, हम लोग कहाँ भेज देते हैं, लोड को भेजते हैं। तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, कहां से, करंट को कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से, और कहा भेजता है,
सप्लाई करता है एक्सटर्नल सर्किट। स्पार्किंग कार्बन ब्रश के पास होता है, इसका काम। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। हाँ, कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता, ठीक है। क्लीन करना नहीं काम है, कन्वर्ट एसी इंटू डीसी नहीं है। अब इसमें बताइए हमको एक चीज कि ये जो है कार्बन ब्रश, अभी इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम ये क्वेश्चन इसमें अभी नहीं है, आप बताइएगा कि कार्बन ब्रश जो होता है किस किस चीज का बना सकते हैं, मटेरियल क्या होता है। कार्बन ब्रश दो चीज से बनाया जाता है, किससे बताइए, जल्दी से बताइए। कार्बन ब्रश दो चीज से बनता है जनरली, किस किस चीज से। ग्रेफाइट हो गया कार्बन, इसलिए कार्बन ब्रश करते हैं। हार्ड ड्रोन कॉपर, एकदम सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोले हैं। मनीष जी का भी आंसर सही है, आर्या जी का भी, उमंग जी का, आर्या उमंग का भी सही है। अब देखिए यहाँ पर समझना है, कार्बन जो है, कार्बन ब्रश ग्रेफाइट कह रहे हैं, वही कार्बन हो गया, ग्रेफाइट ही सही आंसर है। और कॉपर का भी बनाते हैं, कब बनाते हैं, किसमें लेते हैं। हाँ 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 हाँ, हार्ड ड्राउन कॉपर, उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है। देखिए जब हमारा डायरेक्ट लार्ज रेटिंग का रहेगा मशीन, तो कॉपर में क्या होता है, एक करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। कार्बन ब्रश लेते हैं लार्ज मशीन में, लेकिन सुनिए यहाँ, हमारा जो भी जनरेटर जो है टीसी, वहां क्या है, हाँ टीसी जनरेटर जो होगा वो होता है, वहां क्या होता है, स्पार्किंग होता है, ठीक है, ये जानते हैं आप। अब जब स्पार्किंग होता है तो स्पार्किंग कॉपर पर ज्यादा होता है, समझ जाइए। अगर कार्बन ब्रश लो रेटिंग का कॉपर प्रीफर्ड, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो लो कॉपर रेटिंग का जो हम लोग कार्बन ब्रश ले रहे हैं, तो आप समझिए अंतर दोनों में समझिए। कॉपर का जो कार्बन ब्रश लेते हैं और कार्बन का जो कार्बन ब्रश लेते हैं, तो जो कॉपर पर जो है हमारा स्पार्किंग ज्यादा होगा। तो स्पार्किंग क्या है, एक निगेटिव इफेक्ट है। तो जब दोनों का कंपैरिजन होगा तो कार्बन ब्रश इज सुपीरियर, क्यों, क्योंकि उस जगह कम्यूटेशन मतलब स्पार्किंग कम होगा, है ना। अगर पूछे कि विच ऑफ द टू, जैसे आपका भाइवा होगा तो पूछेगा कि आप ज्यादा किसको प्रीफर करिएगा, कार्बन को कि कॉपर को, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन। क्यों, कार्बन पर हमारा क्या होगा, स्पार्किंग कम। क्लियर, आइए। तो ये हमारा क्या है, ये आपको मिल ही गया, कौन पर थे, कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ, क्या क्या देख रहे थे हम लोग, कार्बन ब्रश, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या था, कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, ये तो बन ही गया, है ना। ये वाला आंसर हो गया। रिवेट स्पार्किंग पूरे नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब कम्यूटेटर इज मेड ऑफ, किस चीज का होता है कम्यूटेटर, बताइए आप। कम्यूटेटर किस चीज का बना होगा, आयरन लैमिनेशन का, कॉपर सिगमेंट का, आयरन लैमिनेशन, कॉपर सिगमेंट, या किसी नहीं का, बताइए। कॉपर कम्यूटेटर किस चीज का बना होगा, जल्दी बताइए। मनीष जी बोल रहे हैं कॉपर सिगमेंट। और कम्यूटेटर किस चीज का बना होगा, और कॉपर सिगमेंट, ठीक है, कॉपर सिगमेंट ठीक है। सौरभ कॉपर सिगमेंट ठीक है, ठीक है। क्या होता है, हमारा कम्यूटेटर इस तरह का होता है, इसमें हमारा ये सब कॉपर सिगमेंट होता है ना, ऐसे। ये सब क्या है, ये सब कॉपर का है, ये सब कॉपर है ना, इसलिए इसको हम लोग कॉपर सिगमेंट बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, कौन बताएगा, कॉपर सिगमेंट के बीच में क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए। आंसर तो ठीक है आपका, आंसर इज गुड, करेक्ट, कॉपर सिगमेंट। आयरन लैमिनेशन नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कॉपर सिगमेंट है। अब आप बताइए
हाँ, दैट इज माइका। कॉपर सीमेंट के बीच में होता है माइका। क्लियर? गुड, 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 वेरी गुड। अब आइए, द ईएमएफ जनरेटेड इन ए डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है आपका? इसमें कौन बताएगा? 29 का अगर आपको याद है फार्मूला तो बताइए। ये फार्मूला बेस्ड है। The EMF generated in a DC generator is directly proportional to what? Flux per pole, speed of armature, number of poles, number of armature conductor on. बताइए, खाली अंदाज से मत बताइएगा। फार्मूला किसको किसको याद है? फार्मूला किसको किसको याद है याद किसी को? फार्मूला ईएमएफ का? हाँ, कैसे है? एन पी वाई जेड, हाँ सही है। देखिए, इसका फार्मूला है क्या? E इक्वल टू टी जेड पाई एन पाई 60 ए। ठीक है? अब देखिए, फ्लक्स पर पोल ए, ठीक, सही। आप आइए, स्पीड ऑफ आर्मेचर एन, ए सही। नंबर ऑफ पोल्स पी, ए सही। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जेड, ए सही। एक चीज और क्या रहता, अगर आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी रहता, उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है? तो आर्मेचर पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आंसर ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, इसलिए आंसर इज नहीं, डी नहीं, ई। आंसर इज ई, ऑल। ठीक है? अब आइए, देखिए, द ईएमएफ generated by a DC generator may be increased. ईएमएफ जनरेटर कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका डीसी जनरेटर का कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पीड ऑफ रोटेशन, एक्साइटेशन, आर्मेचर लेंथ, इधर ए और बी। कैसे बढ़ाएंगे? किस चीज को बढ़ाना है? ईएमएफ को। कैसे बढ़ेगा बताइए? डीसी जनरेटर का ईएमएफ को बढ़ाना है, किस चीज से बढ़ाएंगे? देखिए, अभी हम लोग पढ़े ई प्रोपोर्शनल पाई था, ई प्रोपोर्शनल क्या था? एन था ना? देखिए, स्पीड ऑफ रोटेशन ये हो गया, और क्या है? फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे बढ़ाइएगा? फ्लक्स बढ़ाएंगे, एक्साइटेशन देने से क्या होता है? फ्लक्स मिलता है। तो ये है ना, ई प्रोपोर्शनल टू फाई, ई प्रोपोर्शनल टू एल एन। स्पीड ऑफ रोटेशन तो आंसर हो गया, और फ्लक्स, वोल्टेज कैसे बढ़ता है? ईएमएफ कैसे बढ़ता है? फ्लक्स पर। फ्लक्स कैसे बढ़िएगा? एक्साइटेशन देने से। एक्साइटेशन से के लिए क्या होता है? आंसर इज, ठीक है, ए और बी। आर्मेचर लेंथ से नहीं होता है। अब आइए इस पर, द सोल पर्पस ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। इसका कम्यूटेटर का, द सोल पर्पस ऑफ कम्यूटेटर क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है कम्यूटेटर, स्पार्किंग घटाता है, स्मूथर आउटपुट देता है, कन्वर्ट इंड्यूस एसी टू डीसी। क्या होता है ये तो आप सब बता दीजिएगा, बताइए। हाँ, पी एन जेड पी कॉन्स्टेंट। अब इसका बताइए 31 पर, 31 पर आइए। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का क्या फंक्शन है? कम्यूटेटर का, चलिए चलिए, सही है, सही है, मनीष जी सही, रोशन जी सही, चलिए ठीक है, सब सही है। आउटपुट वोल्टेज इसका बढ़ाना काम नहीं है, स्पार्किंग घटाता नहीं है,
देखिए यह रिड्यूस स्पार्किंग, घटाता नहीं है। प्रोवाइड स्मूथर आउटपुट, ऐसा नहीं है। ये केवल करता है एसी को डीसी में, कैसा इंड्यूस जो एसी होता है उसको डीसी में बदलता है। क्लियर? आंसर आप लोग का लगभग का सब सही है। अब आइए, द फील्ड ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाई, देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, बताइए आंसर। चलिए, आपका ये राणा जी का आंसर आ गया, मनीष जी का, दयानंद जी का, नीतीश जी का। बताइए आंसर डी आप लोग कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये गलत आंसर है। ये मनीष जी का आंसर जो है कौन है? मनीष जी के आयुष कुमार का ही आंसर एक सही है। केवल आयुष जी कौन है? सी कौन बोल रहे हैं? सी कौन बोल रहे हैं? आयुष जी। केवल आपका ये राणा जी सही आपका आंसर है। बाकी सबका देखिए क्या है, सेल्फ एक्साइटेड दो तरह का होता है। देखिए जनरेटर दो तरह का होता है। हाँ दयानंद जी आपका क्या बोले थे? सी। आप लोग क्या बोले हैं? सी। चलिए आपका भी सही है। सुनिए, जनरेटर हमारा दो तरह का होता है, सेल्फ और सेपरेटली। सेपरेटली में हम बाहर से देते हैं करंट, ठीक है? दयानंद जी सही आंसर है। क्या कह रहे हैं? सेपरेटली मतलब अलग से, मतलब बाहर से, उसमें बाहर से सप्लाई देते हैं एक फ्लक्स के लिए। और सेल्फ है, उसमें अपना सही होता है। तो ये क्या होगा? बाई इट्स ओन करंट, सेल्फ है। क्लियर हुआ? डीसी नहीं, डीसी ही देते हैं लेकिन अपना ही करंट रहता है, या एसी भी देंगे अपना करंट रहता है। सेल्फ मतलब अपना, तो सेल्फ। क्लियर? अब आइए, आइए 30, ठीक है? आप आइए इसमें। ये है द ईएमएफ जनरेटर बाई अ डीसी जनरेटर मे बी इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीजिंग द ईएमएफ। ये तो आप लोग सब बता दीजिएगा। बताइए क्या पूछ रहे हैं? मनीष जी क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। जो है फिर से, हाँ मनीष जी जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग का जो जनरेटर हम लोग पढ़े हैं दो तरह का होता है, सेपरेटली और सेल्फ। तो सेल्फ मतलब अपना होता है, वो अपने करंट देता है सेल्फ एक्साइटेड में, ठीक है? इसलिए ये होगा आंसर सेल्फ। अभी आइए ईएमएफ जनरेटर, ये तो सब आप लोग को बना ही लिए होंगे। पुराना वाला आ गया ना? हाँ ये तो अब वही चीज है, ये है, ये तो अभी बनाया ही, अब है आ गया जी। ठीक है, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एक्चुअली बाई, यहां देखिए आप आ गए आर्मेचर रिएक्शन पर डीसी जनरेटर में। हाँ हाँ वो वाला हो गया था, हमको लगा कि आगे बढ़ गए हम, लेकिन वो चेंज हुआ नहीं था। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एक्चुअली बाई, आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण होता है? बोलिए। हाँ हाँ ये वाला तो हो गया, अब इस पर आ गए 33 पर आ गए। 33 का बताइए, आर्मेचर रिएक्शन पर आ गए। ये क्यों होता है? इज प्रोड्यूस्ड, आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है? फील्ड करंट के कारण, फील्ड पोल बाइंडिंग के कारण, आर्मेचर कंडक्टर्स के कारण, लोड करंट इन आर्मेचर, किसके कारण? रोशन जी गलत आंसर है। मनीष जी, मनीष जी लोड करंट, मनीष जी सही हैं, दयानंद जी सही हैं, और बोलिए।
हाँ सब मिल जाएगा आपको, हाँ भेज दीजिएगा। बी नहीं, नीतीश जी गलत है। हाँ सौरभ जी ठीक है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोड देंगे, जब लोड नहीं दे रहे हैं मतलब ऑफ है, जनरेटर ऑफ है, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोड नहीं दिए तो क्या होगा, फील्ड करंट रहेगा। फील्ड करंट से आपका क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। लेकिन जैसे ही लोड होगा तो लोड करंट ड्रॉ करेगा ना, कौन करंट ड्रॉ करता है, आर्मेचर से। करंट ड्रॉ, लोड जो करंट ड्रॉ करेगा किससे करेगा, आर्मेचर से, है ना। हम लोग ये बनाए थे ना डीसी जनरेटर में, ऐसे ऐसे करके, इसमें क्या दिखा थे, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर जैसे ही हम लोड देंगे, डीसी जनरेटर पर लोड देंगे, तो वो क्या करेगा, आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगा। तो आर्मेचर करंट क्या करता है, फील्ड करंट के कारण जो फ्लक्स का फील्ड था, आर्मेचर करंट भी एक अपना फील्ड बनाता है फ्लक्स का। तो वही जो रिएक्शन होता है दोनों में, मेन फील्ड फ्लक्स पर, मेन फ्लक्स जो होता है उस पर आर्मेचर फ्लक्स का जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, इफेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। किसके कारण होता है, लोड करंट के कारण। आंसर क्या है, जो आर्मेचर में होता है किसके कारण होता है, आई ए के कारण। ठीक, आंसर इज डी। बाकी आप लोग अपना सुधार लें। नीतीश जी एक चीज माइंड मत करिएगा, आपको मेहनत का ज्यादा जरूरत है। देख रहे हैं इधर लगभग कुछ का जैसे है, हम देख रहे हैं राणा कुशवाहा है, उनका आंसर सही लगभग आ रहा है, दयानंद का लगभग सही आ रहा है, सौरभ का भी आंसर सही आ रहा है। आप थोड़ा सा और मेहनत करिए नीतीश जी, डोंट माइंड इट, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। हम टीचर हैं, आपके फेवर में ही बोलेंगे, अच्छा ही सिखाएंगे। तो नीतीश जी थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव में मेहनत करने की जरूरत है। बाकी हम देख रहे हैं लगभग इन लोग का थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आपका थोड़ा सा नंबर बढ़ रहा है ज्यादा गलत होने वाला, इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें प्लीज, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, इनी डीसी जनरेटर, the effect of armature reaction on the main pole flux is to, क्या करता है, आर्मेचर करंट के कारण क्या होता है, लोड करंट जो है आर्मेचर का, उसके कारण आर्मेचर रिएक्शन होता है। और इसका क्या होता है, अफेक्ट क्या है, इस क्या असर क्या है बताइए, कौन बताएगा। 34 का आंसर, 34 रोशन, डी 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 डी। चलिए और बताइए, रोशन डी, दयानंद डी, ठीक है, राणा जी ठीक है, मनीष डी, नीतीश। देखिए नीतीश जी फिर आपका गलत हो गया, आपका आंसर जो है ये फिर ये गलत है, ये रिवर्स करता है। आंसर आपका सही है लेकिन पार्शियल, देखिए ये रिवर्स भी करता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिवर्स भी होता है ये नहीं है, लेकिन ये डिस्टॉर्ट भी करता है। रिवर्स भी, रिवर्स नहीं करता है, ये रिड्यूस करता है, डिस्टॉर्ट करता है, इसलिए आंसर इसका दोनों होगा। ये फील्ड करंट का इफेक्ट को घटाता है और डिस्चेंज करता है। आपको बताए होंगे कि इसका फ्लक्स का जैसे है आपका, ये आपको फील्ड दिखाए होंगे कि फ्लक्स जैसे ऐसे 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 दिखाए होंगे, ये फील्ड हमारा फ्लक्स ऐसे ऐसे है फील्ड के कारण, और आर्मेचर के कारण इस तरह का है। तो ये आपका फील्ड ऐसे हुआ, ये फील्ड ऐसे हुआ, तो ये मेन फ्लक्स हो गया और ये क्या हो गया, आर्मेचर फ्लक्स हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये ऐसे होता है, इसलिए ये क्या करता है, डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ना, रिवर्स नहीं, रिड्यूस एंड डिस्टॉर्ट, उल्टा उल्टा घटाता है पहले, तो उसको रिड्यूस रिवर्स का कभी कह सकते हैं आप। लेकिन ये आपका देखिए, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, रिड्यूस मतलब घटाना, दोनों का सेंस लगभग एक है। लेकिन ये आंसर क्या, डिस्टॉर्ट भी है, इसलिए आंसर ये आपका है रिड्यूस एंड डिस्टॉर्ट। क्लियर,
अब इसमें आइए, लैप बाइंडिंग इन ए डीसी जनरेटर इज सुटेबल फॉर, ठीक है। लैप बाइंडिंग क्या बताए थे? लैप बाइंडिंग में हमारा जब पढ़िए आपको बताए हैं लैप, ये देखिए एपी है लैप में, ये समझने के लिए लैप में क्या होता है, आर्मेचर का जो पाथ पैरेलल पाथ होता है वो पोल के बराबर होता है। और एक क्या होता है, वेव बाइंडिंग। वेव में क्या होता है, ये जो होता है आर्मेचर पाथ जो होता है इक्वल टू 2 होता है, इसलिए इसमें हम लोग कितना कार्बन ब्रश करते हैं, 2। ये सब बता चुके हैं। तो यहाँ पर है, ये जो है लैप बाइंडिंग जो है हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, हाई लैप बाइंडिंग हम वही यूज करेंगे जहां हमको हाई करंट चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये हाई करंट भी चाहिए, लो वोल्टेज भी चाहिए साथ में, तो ये हो गया हाई वोल्टेज एंड लो करंट नहीं, लो वोल्टेज लो करंट नहीं, लो हाई वोल्टेज हाई करंट नहीं, आंसर इज हाई करंट एंड लो वोल्टेज, क्लियर। अब आइए आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अब आप आ गए किस चीज पर, मोटर पर आ गए, ठीक है। हाँ। अब आइए देखिए मोटर पर आ गए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी डिटरमिन किसके, ये तो सबको याद होगा, ये तो याद करने का है। नीतीश जी गलत, हाँ मोटर सही है, ठीक है ठीक है, मोटर का गलत है आंसर। चलिए आयुष जी सही है, राणा जी सही है, दयानंद जी गलत आंसर है। राइट हैंड पर जनरेटर काम करता है, याद रखिए, गौर करिए, जनरेटर जो है राइट हैंड के लिए है जनरेटर, मोटर लेफ्ट हैंड के लिए है, ठीक है। जनरेटर का फंक्शन मोटर का फंक्शन अपोजिट होता है, बताए थे आपको, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर। लेंज लॉ नहीं, एम्पियर्स लॉ नहीं। अब आ जाइए इस पर, ठीक है। आप आइए, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी भी है और कंपाउंड भी, ठीक है। और जनरली पूछ रहा है, जनरली किस तरह का होता है, हम क्या पढ़े हैं, कंपाउंड जो मोटर होता है, नहीं नहीं जनरेटर का क्वेश्चन है, छोड़े नहीं अभी तो, अब है, चलिए ना, हाँ राइट हैंड रूल। देखिए इस जगह क्या है, कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर में क्या होता है, दोनों तरह का होता है, कैसा होता है, डिफरेंशियली, है ना, डिफरेंशियली कंपाउंडेड, कुमुलेटिव कंपाउंडेड, दो तरह का होता है, समझते हैं। जो कंपाउंड मोटर होता है वो दो तरह का होता है, डिफरेंशियल कुमुलेटिव, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कंपाउंड और कुमुलेटिव कंपाउंड। कुमुलेटिव क्या होता है, कुमुलेटिव और डिफरेंशियल दोनों क्या होता है, कुमुलेटिव में है का मतलब है, देखिए समझिएगा, कुमुलेटिव का मतलब है, देखिए कंपाउंड में, कंपाउंड जनरेटर या मोटर में क्या होता है, सीरीज बाइंडिंग भी होता है, शंट बाइंडिंग भी होता है, दोनों तरह का। अगर हमारा दोनों का फ्लक्स एक नेचर का होता है तो उसको हम लोग कुमुलेटिव कहते हैं। दोनों का फ्लक्स का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, तो उसको डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंस, क्लियर है। जो मोटर हो या जनरेटर, कंपाउंड जो है, कंपाउंड मोटर या जनरेटर में सीरीज बाइंडिंग होता है, शंट बाइंडिंग होता है। तो अगर दोनों का फ्लक्स सेम नेचर का है, कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर में दोनों का सीरीज के कारण जो
ये है फ्लक्स है, और पैरेलल मतलब शंट के कारण जो फ्लक्स है, अगर सेम नेचर का फ्लक्स है तो उसको हम लोग कुमुलेटिव कहते हैं। कुमुलेटिव मीन्स कलेक्ट होना, और दोनों का नेचर अलग अलग है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं। मतलब डिफरेंस मीन्स डिफरेंट चीज है, अलग अलग। तो इसका जो होगा ज्यादातर कुमुलेटिव लेते हैं, जनरली पूछ रहा है, ज्यादातर कुमुलेटिव लेते हैं, डिफरेंशियल जनरली नहीं होता है, लेवल कंपाउंड नहीं है कोई टाइप, और नन नहीं। ठीक है, अब आइए, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज स्टार्टेड ऑन नो लोड, देखिए गौर करिएगा, इट्स स्पीड विल बी क्या होगा? हाँ, ये आप बोलिए, इफ डीसी, अब इस पर आइए, डिफरेंशियल जनरली नहीं यूज होता है, वो उस तरह का नेचर रहेगा जैसे हमको कंपाउंड ही लेना है, लेकिन हमको क्या चाहिए, फ्लक्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए, इफ ए डीसी सीरीज मोटर, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस हम बताते हैं आपको। ठीक है, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज स्टार्टेड ऑन नो लोड, इट्स स्पीड विल बी क्या होगा? जीरो होगा स्पीड, ये नॉर्मल होगा, इनॉर्मसली हाई होगा, वेरी लो होगा, क्या बताइए? नीतीश जी, सी 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 सी, चलिए, क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है बताइए ना। हाई, ठीक है, और बोलिए, ये तो गलत है, जीरो तो खैर होगा ही नहीं। मनीष यादव, सी, चलिए, और बोलिए, देखिए, सौरभ सी, हाँ ठीक है, अब कहा बताइए, तब दयानंद जी दिख रहा था, बताइए आंसर। वेरी हाई, सी, दयानंद सी, चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, आप सुन लीजिए पहले, ये जो चीज है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, आपको हम बताए होंगे पढ़ाते समय, डीसी सीरीज मोटर इज नेवर, उसमें क्वेश्चन एक आता है, समझ लीजिए, उस पढ़ाए हैं वो सब, देख पूछिए ना इन लोग से, सब तो हम दे चुके हैं, पीडीएफ नहीं मिला है, बात कर लेते हैं हम इन लोग से देते हैं, ठीक है? ठीक है, आप सुनिए यहाँ, ये सीरीज मोटर का बात, सीरीज मोटर में एक चीज बहुत डेंजरस होता है, समझ लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन आता है, शायद आपका ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या है, सीरीज मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड कभी नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर आप डीसी सीरीज मोटर को जाके स्टार्ट कर दीजिएगा और उस पर कुछ लोड नहीं है, तो वो आपको बताए थे कि वो आपका इंस्टॉलेशन को भी उखाड़ फेंकेगा, और अगर अगल बगल में आप हैं तो आपके लिए भी डेंजरस है। वो क्या होता है, स्पीड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाता है, स्पीड जो हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, दैट मीन्स एनॉर्मसली हाई, इनॉर्मसली हाई मतलब टू मच। डीसी सीरीज मोटर को अगर हम विदाउट लोड स्टार्ट कर देंगे तो वो स्पीड टू मच हाई हो जाएगा, यू कैन से इन्फिनिटी। इसलिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, सुनिए क्वेश्चन, तैयारी कर लीजिएगा, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्टार्ट डीसी, है ना, हाँ बहुत ज्यादा, सुनिए ना क्वेश्चन सुनिए, ये आपका ये रह सकता है लॉन्ग में 4 मार्क्स या 6 में एक क्वेश्चन आता है डीसी सीरीज मोटर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर विदाउट लोड, कि लोड, बिना लोड के हम कभी भी डीसी सीरीज मोटर को, एडवाइस पहले ही से दिया रहता है कि आप बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? हाँ, नहीं, इसका ये स्पीड टू मच हाई हो जाएगा, कर्व बताएंगे, उसका कर्व बताएंगे कि ये आपका इसका कर्व ऐसे होता है, ऐसे, ये करंट है, आर्मेचर करंट, और ये आपका है स्पीड। देखिए लो स्पीड है, लो आर्मेचर करंट लो है, लेकिन स्पीड कितना हाई है,
ठीक है, अब आइए आप, तो आंसर हो गया इनॉर्मसली हाई। अब आइए आप, द करंट ड्रॉन बाय ए डीसी मोटर एट स्टार्टिंग, क्या है, स्टार्टिंग के समय करंट जो ड्रॉ होता है डीसी मोटर में वो क्या होता है, जीरो होता है, वेरी लो होता है, नॉर्मल होता है, वेरी हाई होता है। बोलिए। हाँ, संट में फील्ड करंट जो होता है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और जो आर्मेचर करंट होता है वो दो पार्ट में बट जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए अब ये बताइए, द करंट ड्रॉन बाय डीसी मोटर एट स्टार्टिंग इज क्या, जीरो, वेरी लो, नॉर्मल, वेरी हाई, क्या, बोलिए। बोलिए, आंसर बताइए। दयानंद सी, बी, नीतीश जी का बी, मनीष यादव का डी, चलिए और बोलिए, राणा डी, दयानंद सी, दयानंद जी सी। इस बार आपका आंसर कैसे गलत हो गया? सौरभ कहाँ है, सौरभ? सौरभ का आंसर अभी तक नहीं आया है। राणा जी का आंसर सही है, बोलिए। सौरभ कहाँ है, आंसर डी, गुड। देखिए इसमें हम दो चार लोग को तो देख रहे हैं बहुत अच्छा जा रहा है। सौरभ का सही है, सौरभ मेहनत करो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। दयानंद जी का भी बहुत अच्छा है, कुछ राणा जी का भी बहुत अच्छा जा रहा है ना। थोड़ा सा बाबू मेहनत करो, थोड़ा सा और, एकदम हमको लगता है कि यू मे गेट मोर देन 15 तो आपका रखा हुआ, कुछ लोग का तो 15 से ज्यादा आना चाहिए। देखिए क्या है, इस पर एक क्वेश्चन है, क्या है, जो डीसी मोटर जो करंट ड्रॉ करता है वो क्या होता है, जीरो तो होता नहीं है। कब होता है, नहीं, एट स्टार्टिंग है। देखिए, द करंट ड्रॉन एट डीसी मोटर स्टार्टिंग इज जीरो तो होगा नहीं, जब करंट स्टार्ट कर देंगे तो जीरो तो होगा नहीं। लो, नॉर्मल, ये दोनों शक के घेरे में है। तो देखिए क्या है कि करंट हमारा हाई होता है, इसलिए क्या यूज करते हैं, चलिए बताइए आप। हाँ चलिए, अब वो तो हो गया, आप इसमें अब बताइए। चलिए अच्छा तैयारी करिए। अब इसमें ये बताइए कि जो है करंट जो स्टार्टिंग के समय हाई होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट स्टार्ट हाई है तो कुछ करते हैं उसके लिए उपाय, बोलिए। हाई करंट होता है तो हाई करंट ड्रॉ करेगा, यस, दैट्स द आंसर, स्टार्टर। करंट हाई होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टर लगाते हैं। अब आप बताइए थोड़ा सा कि स्टार्टर जो लगाते हैं, है ना, स्टार्टर जो लगा रहे हैं वो कितना टाइप का लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं डीसी मोटर के लिए। हाँ स्टार्टर, ठीक है, वो तो हो गया। अब हम आपसे आगे पूछ रहे हैं कि स्टार्टर जो लगाते हैं डीसी मोटर के लिए कितने तरह का होता है, कितने तरह का स्टार्टर आप लोग पढ़े हैं? दो टाइप का, कौन कौन? ठीक है, दो टाइप का, कौन कौन? थ्री टाइप नहीं, दो टाइप। हाँ हाँ, आंसर ठीक हो गया। नहीं, तीन टाइप का नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो टाइप का, कौन कौन, कौन कौन, नाम बताइए, नाम बताइए। देखिए इसी के साथ आपका बहुत सा तैयारी हो जाएगा। दो टाइप का, तीन टाइप का नहीं। डीसी मोटर में जनरली हम दो टाइप का स्टार्टर यूज करते हैं, कौन कौन? नहीं, दो टाइप का जनरली, टू पॉइंट स्टार्टर। देखिए आप टाइप हम पूछ रहे हैं, टू पॉइंट स्टार्टर या थ्री पॉइंट स्टार्टर। गुड, अब आंसर आपका सही है, टू पॉइंट स्टार्टर या थ्री पॉइंट, कितना टाइप का हम पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरी है। अब आए हम लोग,
ठीक है, 39, ठीक है। अब देखिए इट इज, देखिए आ ही गया, इट इज एडवाइजेबल, it is advisable to start DC सीरीज मोटर विदाउट विथ सम लोड। देखिए अभी आपको बताया कि हम डीसी सीरीज मोटर को क्या करते हैं, जब भी स्टार्ट करेंगे विथ सम लोड, विथ सम लोड करेंगे स्टार्ट। क्यों? आंसर बता चुके हैं, बताइए। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि डीसी सीरीज मोटर को हम लोग क्या करते हैं, लोड पर स्टार्ट करते हैं, लोड देंगे तब स्टार्ट करेंगे। क्यों? आंसर तो पहले बताया हुआ, बताइए आंसर जल्दी से। जल्दी बताइए। तैतालीस का सी, मनीष यादव बी, लिमिट द स्पीड, लिमिट द फुल फंक्शन, लिमिट द करंट, लिमिट द स्पीड। अभी क्या बताए कि अगर विदाउट लोड हम ऐसे करेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा, एनॉर्मसली हाई हो जाएगा, वेरी वेरी हाई। तो हमारा क्या होगा, टू लिमिट द स्पीड, ठीक है ना, इस चीज के लिए, स्पीड को लिमिट करने के लिए, है ना, कि स्पीड लिमिट करने का मतलब कंट्रोल में रहे। ठीक है, अब आइए, द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज टू, द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज टू, क्या है स्टार्टर का फंक्शन डीसी मोटर में क्या है, अभी बताए क्या है, कंट्रोल इस स्पीड, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। क्या होगा बताइए, स्टार्टर का फंक्शन क्या है, स्टार्टर का फंक्शन क्या है, लिमिट द करंट, स्टार्टिंग करंट जो हाई हो जाता है उसको लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, कितना तक, सेफ वैल्यू तक, ठीक है ना, कंट्रोल स्पीड ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, ये तो केवल डीसी सीरीज मोटर में हो गया, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्या हो गया हमारा, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। क्लियर? अब आइए, ए डीसी मोटर इज यूज टू, किस चीज के लिए, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो सब लोग बता दीजिएगा, डीसी मोटर क्यों यूज होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, एनर्जी इनपुट, इंक्रीज एनर्जी पुट इनटू इट, किसके लिए बताइए, तो सब जानते हैं, बताइए, चेंज क्या है, मोटर है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। सही, क्लियर, सबको क्लियर है, गुड, राणा अबू बी, मनीष बी, ठीक है, आगे बढ़े मनीष जी, चलिए इंप्रूवमेंट है, चलिए आगे बढ़े, ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, यहां देखिए छूट गया, जी छूट गया, विच मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका सबसे ज्यादा होता है बताइए, तो सबसे बड़ा गुण है किस मोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई होता है, किस मोटर का, कौन बताएगा, आयुष ए, सौरभ ए, राणा ए, आयुष कुमार ए, चलिए सबका आंसर सही है। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा जो होता है टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो किसका होता है, सीरीज मोटर का। इसलिए ये एक चीज और इसमें आंसर, एक क्वेश्चन समझ लीजिए,
इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अब का पूछ सकता है कि वाई डीसी सीरीज मोटर आर, सुन रहे हैं ना, वाई डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन फॉर ट्रैक्शन पर्पसेस। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन क्या है, ट्रैक्शन ये सिस्टम है, खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए। तो गाड़ी खींचने के लिए, ट्रेन को खींचने के लिए जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है। क्योंकि ट्रेन एक हेवी लोड है और उसका डीसी सीरीज मोटर लेंगे तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, वेरी हाई होगा। क्लियर? तो ये हो गया, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, डीसी शंट मोटर का स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है, बोथ नहीं, नन नहीं। क्लियर? अब आइए इसमें, डीसी, a DC motor is still used in the industrial application because, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीसी मोटर का हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव का अभी नहीं कुछ किए हम, आपको जो है अब सब्जेक्ट के अभी किए ही नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे, है ना। अभी आज आपका खाली हम ईएमटी का ऑब्जेक्टिव का किए हैं, ठीक है। नहीं तो हम बता देते, हमको बताने में क्या दिक्कत है, अभी कुछ है ही नहीं, अभी केवल ऑब्जेक्टिव का टाइम स्लॉट है ना, लगभग टाइम स्लॉट कम है इसमें, इसलिए ये आपका अभी हम ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इंडस्ट्रियल पर्पस। हम लोग डीसी कितना यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, हम लोग मेनली क्या यूज कर रहे हैं, एसी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डीसी मोटर नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं है, लाए ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं, ना पीडीएफ है, ना क्वेश्चन है, ना पीपीटी है, कुछ नहीं है आज सब्जेक्टिव का मेरे पास। ठीक है, तो ए डीसी मोटर इज स्टिल यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हम आज डीसी का यूज बहुत कम कर रहे हैं, एसी का ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में सबसे एक अभी क्यों यूज होता है, क्यों बताइए? ये सस्ता है, इज चीप है, या इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बनाने में आसान है, प्रोवाइड्स फाइन स्पीड कंट्रोल, नन। क्या आंसर होगा? ठीक है, ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा? ये क्या है कि डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, फाइन इसमें स्पीड कंट्रोल होता है, इसलिए आज भी हम क्या यूज करते हैं, डीसी मोटर इंडस्ट्री में यूज करता है। चीप है या नहीं उससे नहीं मतलब है, इसका स्पीड कंट्रोल करना आसान है। आप लोग जब इंडस्ट्रियल ड्राइव पढ़िएगा ना, इंडस्ट्रियल ड्राइव ये 4th या 5th सेम में है, तब ये आएगा। ठीक है, नन नहीं, सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं। अब आइए, कार्बन ब्रशेस आर प्रीफरेबल टू कॉपर ब्रशेस बिकॉज, ये तो आपका पहले ही हो गया है कि कॉपर ब्रश के जगह पर हम लोग कार्बन ब्रश क्यों लेते हैं, सबको पता है, बता ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या है, दे रिड्यूस स्पार्किंग, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। दे रिड्यूस स्पार्किंग, कार्बन ब्रश क्या होता है, कॉपर ब्रश से जल्दी, है ना। ये आगे बढ़े, चलिए, द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर, बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर क्या है, अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, एड्स द अप्लाइड वोल्टेज, एड्स द आर्मेचर करंट, नन। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग को, चूंकि ये थ्योरी ही है उसका, क्या आंसर होगा बताइए? बैक ईएमएफ डीसी मोटर में क्या करता है, बोलिए। बैक ईएमएफ डीसी मोटर में क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, या अप्लाइड वोल्टेज को सपोर्ट करता है, या आर्मेचर करंट को सपोर्ट करता है, कि कुछ नहीं, बोलिए। ये आपका डिफिनेशन ही है, बैक ईएमएफ क्या है, जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट में। अब देखिए, ये इसका डिफिनेशन देखिए, बैक ईएमएफ क्या है, वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं डीसी मोटर में
उसके अगेंस्ट में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। इसलिए अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। ये आपका डिफिनेशन ही है इसका, है ना। मनीष जी का आंसर सही है, ठीक है, रोशन जी का आंसर सही है, आयुष जी का सही है। ये डिफिनेशन ही है इसका, बैक ईएमएफ का। अब आइए, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। स्पीड ऑफ डीसी मोटर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, नन। क्या होता है स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर? फ्लक्स के क्या होता है बताइए? कौन बताएगा ये? द स्पीड ऑफ डीसी मोटर is inversely proportional to flux per pole, directly proportional to flux per pole, inversely proportional to applied voltage, none। क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर ये बता रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल। देखिए क्या है, ईबी जो होता है प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, ठीक है। तो एन क्या हो गया, स्पीड ना पूछ रहा है, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया, एन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी बाई फाई, ठीक है। तो ए क्या हो गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए आंसर इज ए। ए गलत, ए गलत, ए गलत। क्लियर हो गया, है ना? ये हो गया। अब आइए द टॉर्क पर आ जाइए। द टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। टॉर्क है डीसी मोटर का टॉर्क क्या है, किसके पूछ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताइए? हाँ, आप मनीष जी का क्या आंसर था आपका? मनीष जी का आंसर क्या है था? ये, हाँ ये सही आंसर है आपका, आपका आंसर सही है। चलिए ये बताइए, द टॉर्क डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नहीं दिख रहा है? ये है, हम पढ़ देते हैं। नहीं कैसे दिख रहा है, आश्चर्य लग रहा है। पहला आंसर है फ्लक्स पर पोल इंटू आर्मेचर करंट। सेकंड है आर्मेचर रेजिस्टेंस इंटू अप्लाइड वोल्टेज। थर्ड है आर्मेचर रेजिस्टेंस इंटू आर्मेचर करंट, और नन। देखिए टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होता है। फाई मीन्स फ्लक्स, आई ए मीन्स करंट, आर्मेचर करंट। तो टॉर्क क्या है, फ्लक्स पर पोल इंटू आर्मेचर करंट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आइए आप, आपका हो गया। आइए, द शाफ्ट टॉर्क समझिए। शाफ्ट टॉर्क इन ए डीसी मोटर इज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क। क्या है? सबसे पीछे किसको टॉर्क मिलता है? शाफ्ट को। वीडियो फंस रहा है, यहां तो क्लियर है, ठीक है। द शाफ्ट टॉर्क इन डीसी मोटर इज लेस देन टोटल आर्मेचर टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क किसको मिलता है? आर्मेचर को। आर्मेचर के बाद हल्का हल्का है। अच्छा अच्छा, चलिए बोल दे रहे हैं। रात में थोड़ा सा बता रहे थे लोग, पता नहीं क्या होता है। ब्लैक तो हम दिए हैं, ब्लैक पर कह रहे थे ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा तो क्लियर दिखता है, ठीक है। अब देखिए, द शाफ्ट टॉर्क इन डीसी मोटर इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क। क्यों होता है शाफ्ट टॉर्क कम क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस होता है। इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं है, कॉपर लॉस है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। आंसर इज करेक्ट इज
आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। छोड़ दें क्या आप? 5-10 क्वेश्चन है, छोड़ दें? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, छोड़ देते हैं, फिर कल देख लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-15 क्वेश्चन, ठीक है? बता दें? बताते चल जाएं? हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग कह रहे हैं दिल्ली, तो ठीक है। तो देखिए, टैप टॉर्क जो होता है, शाफ्ट पर जो टॉर्क मिलता है, पहले आर्मेचर पर टॉर्क मिलता है, फिर शाफ्ट पर मिलता है। हाँ, कंटिन्यू करें, घबराइए मत। पहले हमारा टॉर्क जो होता है शाफ्ट आर्मेचर पर मिलता है, फिर कहाँ मिलता है? शाफ्ट पर। बीच में क्या है? फ्रिक्शन लॉसेस होता है। इसलिए फ्रिक्शन लॉसेस के कारण ये जो शाफ्ट टॉर्क जो होता है आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ठीक, आंसर इज ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब आइए, आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मोटर इज इंक्रीज। आर्मेचर रिएक्शन कब बढ़ जाता है? when the armature current increases, when the armature current decreases, when the field current increases by interpole। आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण हो रहा है? हाँ, आर्मेचर रिएक्शन जो है, क्वेश्चन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर इज इंक्रीज। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? बताइए। आर्मेचर रिएक्शन जो है डीसी मोटर में हम लोग क्या देखे थे? आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, यही ना देखे थे? तो इसमें क्या है? व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेज, ए में है, ये सही आंसर है। सेकंड है बी, गलत आंसर है। थर्ड क्या है? फील्ड करंट इंक्रीजेज, फील्ड करंट की होगा तब तो आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। बाय इंटरपोल्स, इंटरपोल क्या है? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर इज आर्मेचर करंट इंक्रीजेज। ठीक है, अब आइए, द स्पीड ऑफ विच डीसी मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ये तो सब बता दीजिएगा, है ना? किस डीसी मोटर का स्पीड, किस डीसी मोटर का स्पीड जो है कांस्टेंट होता है? बताइए, तो सब लोग लगभग जानते होंगे, बोलिए। किस डीसी मोटर का स्पीड कांस्टेंट होता है? बताइए। नहीं नहीं, स्पीड जो है, देखिए, कुमुलेटिव हो चाहे डिफरेंशियल हो, कैसा है? कंपाउंड है। सीरीज का नहीं होता है, कंपाउंड का नहीं होता है, और कंपाउंड दोनों में कोई टाइप का हो। संट ही एक ऐसा मोटर है जो हम जिसका स्पीड क्या लेते हैं? कांस्टेंट लगभग लेते हैं। जब आपको कांस्टेंट, हाँ मनीष जी का आंसर सही है, जब हम इस कांस्टेंट स्पीड का जरूरत है तो एक ही डीसी में मोटर नहीं, ए बी आंसर नहीं होगा दयानंद जी। आंसर जो होगा, सौरभ जी का आंसर सही है, आपका आंसर गलत है दयानंद जी। ये जो है डीसी शंट मोटर जो होता है वही एक ऐसा है जिसका लगभग स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, आंसर इज शंट। ठीक है, अब आइए, मेरे समझ से लास्ट ही होगा। ठीक है, मोटर स्टार्टर्स, मोटर स्टार्टर्स आर एसेंशियल फॉर। स्टार्टर मोटर में क्यों यूज करते हैं? बताइए। एक्सेलरेटिंग द मोटर, मोटर को एक्सेलरेट करने के लिए। स्टार्टिंग द मोटर, अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, प्रिवेंटिंग फ्यूज ब्लोइंग। किस चीज के लिए? बोलिए। मोटर में स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? मोटर को स्पीड तेज एक्सेलरेट करने के लिए,
मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, प्रिवेंटिंग फ्यूज ब्लोइंग। क्या होगा? देखिए, ये स्टार्टिंग द मोटर सही आंसर नहीं है। स्टार्ट करने के लिए जरूर करते हैं, लेकिन स्टार्ट तो हम स्विच से भी कर सकते हैं, है ना? ऑन खाली कर देना है। तो ये केवल स्टार्टर जो होता है स्विच, ये मोटर स्टार्ट कर सकते हैं स्विच से भी, लेकिन स्टार्टर इसलिए यूज करते हैं कि ये एक्सेसिव जो है स्टार्टिंग करंट जो हाई हो जाता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आंसर है क्या है आपका? सी। अब आइए, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफॉर्मर। ब्रीदर समझते हैं? ब्रीद मतलब क्या होता है? सांस लेना। ब्रीदर, ट्रांसफॉर्मर का फिगर बनाए थे और उसका कंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, तो क्या है? द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफॉर्मर इज टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर। क्या करता है? मॉइस्चर का फ्लो को रोकता है। जो बाहर से मॉइस्चर जाएगा, नमी वाला, जैसे बरसात का मौसम रहेगा, बारिश हो रहा है, उसमें से नमी जाएगा, ब्रीदर क्या करता है? नमी को सोख लेता है। न्यूमेरिकल कैसे नहीं आएगा? न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, पक्का। ठीक है, तो इसका आंसर है टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफॉर्मर। बाहर से जब ट्रांसफॉर्मर में हवा इंटर करता है तो उसका मॉइस्चर को ब्रीदर क्या करता है? रोकता है। ठीक, टू प्रोवाइड कूलिंग नहीं, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन कूलिंग नहीं, फिल्टर ट्रांसफॉर्मर ऑयल नहीं। ठीक है, अब आइए, which condition should be fulfilled for the parallel operation of a two transformer? दो है, दो ट्रांसफॉर्मर है, उसके लिए टाइम मिलेगा तब ना। पहले तो आप लेंदी करिए उसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। न्यूमेरिकल बताया जा सकता है, न्यूमेरिकल में गेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए टाइम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल भी। ठीक है, आइए, बीच कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड पैरेलल ऑपरेशन में। पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है आपका? ये है परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना चाहिए, जेड परसेंटेज का जेड का वो सेम होना चाहिए, Z1 इक्वल टू Z2 होना चाहिए परसेंटेज, ये सही है। ठीक है, बी क्या है? पोलरिटी ऑफ बोथ सेकेंडरी शुड बी सेम, एबीसी सही है। पोलरिटी मतलब प्लस माइनस, प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से। ट्रांसफार्मर में तो प्लस होता नहीं, माइनस होता नहीं है, तो फर्स्ट को अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे तो सेकंड निगेटिव। पोलरिटीज ऑफ बोथ, ये भी सही आंसर है। वोल्टेज रेटिंग शुड बी सेम, रेटिंग भी सेम होना चाहिए, तो तीनों सही है, इसलिए आंसर इज ऑल। ठीक है, इतना है आपका। आई थिंक अब इसके बाद नहीं है, तो आप इतना में प्रैक्टिस करिए। एक और क्वेश्चन है, बस इतना हम तैयार किए हैं अभी, एक और बच रहा है लास्ट। बीच कनेक्शन है ना, बीच कनेक्शन इज बेस्ट सुइटेड। कौन सा कनेक्शन सब 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए सही है? ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसा है? 3 फेज 4 वायर ट्रांसफॉर्मर है। बीच कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन इज बेस्ट सुइटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सिस्टम सर्विस? हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग 3 फेज सिस्टम जो कंज्यूमर जो एंड में होता है, ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट देता है उससे कितना वायर को मिलता है? 3 फेज 4 वायर। तो 3 फेज 4 वायर में हमारा ए, कौन बोल रहे हैं? दयानंद जी, डी। चलिए और बताइए, और कौन बताएगा? और बताइए, पहले इसका बताइए जल्दी फटाफट। नहीं, आयुष जी गलत आंसर है, मनीष जी गलत आंसर है, और बढ़िए, और बढ़िए। स्टार स्टार गलत है, और बोलिए। आर्या जी,
आर्या जी स्टार डेल्टा स्टार। आर्या जी का आंसर सही है, सौरभ जी का आंसर सही है। देखिए देखिए, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है सपोज, ठीक है। इधर हम क्या लिखते हैं, 11 के भी जनरली क्या होता है, 11,000 वोल्ट डिवाइडेड बाई 220 और 440, यही ना होता है हमारा इधर, ये होता है। तो इधर 11,000 है, क्या है इधर हमारा जो है 3 वायर से अगर आएगा, और ये क्या है, सेंडिंग एंड है, इधर से आ रहा है, और इधर हमारा 3 फेज 4 वायर है। फोर्थ वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये हमारा क्या होता है, लाइव होता है। तो लाइव वायर है, 3 फेज तो मिल गया। न्यूट्रल हम लोग क्यों लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं कि सिंगल फेज कैसे बनेगा, L1N रहेगा, है ना, L2N रहेगा, एक न्यूट्रल चाहिए। तो हमारा इस एंड में क्या होना चाहिए, 3 फेज 4 वायर। 3 फेज 4 वायर क्या होता है, स्टार कनेक्शन में होता है। और इधर से हम भेज रहे हैं क्या, 3 वायर। 3 वायर में कनेक्शन क्या हो सकता है, केवल डेल्टा हो सकता है, और डेल्टा स्टार इज करेक्ट, नॉट स्टार स्टार। जनरली कर कोई भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डेल्टा स्टार। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल हम, इतना ही तक है आपका, ठीक है। मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा आपका कर सकें।